गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस पीपीटी में डिविडेंड अकाउंट्स एंड ऑडिट वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 कंपनी लॉ का। इसमें बेसिकली आपने डिविडेंड के बारे में बताना है कि किस तरह से कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है या किन प्रॉफिट्स में से डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है। ऑडिटर की ड्यूटी क्या बनती है जब भी हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है। ये सारा कुछ डिस्कस करने से पहले इसमें हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉफिट्स क्या होते हैं, क्योंकि जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो डिविजिबल प्रॉफिट में से किया जाता है। तो पहले हमें डिविजिबल प्रॉफिट या प्रॉफिट्स का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, तभी हम डिविडेंड अकाउंट्स या ऑडिट के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो प्रॉफिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट क्या होते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, उनको कैलकुलेट करने में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और अगर हम कम या ज़्यादा प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसका कंपनी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। बेसिकली इस टॉपिक के अंदर, इस पीपीटी के अंदर आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है प्रॉफिट्स की। प्रॉफिट का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो बड़ा डिफ़िकल्ट है समझाने के लिए, क्योंकि हर ऑथर जो है उसका अलग मीनिंग बताते हैं। तो कई ऑथर तो ये मान के चलते हैं कि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जितनी हमारी इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, वो हमारे लिए क्या माना जाता है, प्रॉफिट माना जाता है। और कुछ ऑथर ये मान के चलते हैं कि दो डेट ऑफ बैलेंस शीट्स के बीच में, 2 ईयर्स की डेट ऑफ बैलेंस शीट के बीच में जितना भी हमारा एसेट्स ज़्यादा होती हैं लाइबिलिटी और कैपिटल से, उसको प्रॉफिट माना जाता है। यानी दोनों डेफिनेशंस को आप देखो तो दोनों ही अलग अलग तरीके से आपको प्रॉफिट का मीनिंग बता रही हैं। एक ने प्रॉफिट का मीनिंग बताया कि इनकम ओवर एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो हमारी प्रॉफिट माना जाता है, और दूसरे ने बताया कि एसेट्स ओवर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल को हम क्या मान के चलते हैं, प्रॉफिट मान के चलते हैं। बट जब हम लाइबिलिटीज़ और कैपिटल वाले तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसमें आपने ये भी बताना है कि उस पर्टिकुलर पीरियड में अगर हमारी कोई फिक्स एसेट्स या करंट एसेट्स का कोई लॉस हुआ है उस इनकम को कमाते हुए, तो उसको भी हमने प्रॉपरली एडजस्ट करना है, तभी हमारे प्रॉफिट जो हैं कैलकुलेट किए जा सकते हैं। अब बात आती है कि रियल प्रॉफिट क्या होते हैं। रियल प्रॉफिट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि वो अपने सही प्रॉफिट कैलकुलेट करे। क्यों कैलकुलेट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि देर आर नंबर ऑफ़ पर्सनस जो प्रॉफिट्स को ऊपर डिपेंड करते हैं या जिनका अकाउंट्स के अंदर इंटरेस्ट होता है, वो जानना चाहते हैं कि कंपनी को सही प्रॉफिट कितने हो रहे हैं। जैसे शेयर होल्डर्स का भी इंटरेस्ट होगा, ओनर्स का भी इंटरेस्ट होगा। ओनर्स या शेयर होल्डर का मेनली इंटरेस्ट क्या होता है कि वो ये देखना चाहते हैं कि उनको कितना प्रॉफिट मिलेगा, या शेयर होल्डर को ये देखना होता है कि उनको कितना डिविडेंड मिलेगा। डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, इनका भी अकाउंट्स में पर्सनली इंटरेस्ट होता है। उनका क्या इंटरेस्ट होता है, वो ये देखना चाहते हैं कि उनका रेमुनरेशन कितना होगा, या कंपनी ठीक ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही। डिबेंचर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, इनका भी इंटरेस्ट होता है, वो ये देखना चाहते हैं कि इनका लोन सिक्योर है या नहीं है। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, वो टैक्स चार्ज करने के लिए कंपनी के सही प्रॉफिट जानना चाहते हैं। एम्प्लॉयज़ भी इंटरेस्टेड होते हैं प्रॉफिट्स के अंदर, वो ये देखना चाहते हैं कि उनको बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देयर आर नंबर ऑफ़ पार्टीज़ विच आर इंटरेस्टेड इन द रियल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। तो जब भी कंपनी के प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं तो कुछ बातें आपने ध्यान रखनी है कि वो प्रॉफिट सही ढंग से क्या हों, कैलकुलेट हों। तो हर कंपनी के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो अपने सही और करेक्ट प्रॉफिट क्या करे, कैलकुलेट करे। जब भी हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हमें कुछ दिक्कतें आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। अगर हम इन प्रॉब्लम्स को ध्यान में नहीं रखेंगे तो हमारे प्रॉफिट्स जो हैं वो सही ढंग से कैलकुलेट नहीं होंगे। या तो हम ओवर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे या अंडर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, सबसे पहला पॉइंट आता है वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स की। हमें फिक्स एसेट्स को सही ढंग से क्या करना है, वैल्यूड करना है। कई फैक्टर होते हैं जो हमारी फिक्स एसेट्स की वैल्यू को इफ़ेक्ट करते हैं, कि जैसे आपने एसेट्स कैसे वैल्यूड करते हो, क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, कब आपने एसेट्स खरीदी, आप उस पर प्रॉपरली डेप्रिसिएशन का अमाउंट चार्ज कर रहे हो या नहीं कर रहे। अगर आप सही रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं कर रहे तो भी आपके प्रॉफिट का अमाउंट जो है वो क्या कर जाएगा, फ्लक्चुएट कर जाएगा। तो आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए एक सही परसेंटेज लगानी पड़ेगी, और आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो एसेट है उसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है। अब एस्टिमेटेड लाइफ जो होती है उसके बेस पे जब हम
डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो एस्टिमेशन लाइफ जो है एक प्रॉपर एक आइडिया ही है कि इतने साल हमारी एसेट चलेगी। तो कई बार वो एस्टिमेशन जो होता है वो ठीक नहीं होता, तो जिसके कारण डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या हो जाता है, कम या ज़्यादा हो जाता है। और अगर डेप्रिसिएशन कम या ज़्यादा होगा तो बट ऑब्वियस है प्रॉफिट भी कम ज़्यादा हो जाएंगे और आपकी एसेट्स की वैल्यू भी सही ढंग से कैलकुलेट नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यूएशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। अब कोई भी ऐसा यूनिफॉर्म मेथड नहीं अभी तक डेवलप हो पाया जिसमें हम फिक्स एसेट्स का प्रॉपरली क्या कर सकें, वैल्यूएशन कर सकें। जैसे फिक्स कौन कौन सी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, जैसे गुडविल है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स है। अब हर इंडस्ट्री जो होती है वो अपने तरीके से इनका वैल्यूएशन करती है। अब इनको जो हम क्या करते हैं कि जितने साल तक इनका यूज़ होना होता है उतने सालों में हम इनको कंप्लीटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। यानी इनको दिखाने का तरीका क्या होता है कि जितना तो आप मान लेते हो कि ये राइट ऑफ हो गए वो तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाओगे, और जो राइट ऑफ नहीं हुए वो आप बैलेंस शीट में दिखाते रहते हो। अब कितना अमाउंट राइट ऑफ करना है ये भी आपका एक एस्टिमेशन ही होता है, जिसके कारण कई बार प्रॉफिट क्या हो जाते हैं, डिफ़र कर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में आपको वो पता होगा कि हम भी जब भी स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं तो एक छोटा सा रूल है कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम प्राइस होता है उसी पे हम स्टॉक का क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं। बट अब प्रॉब्लम आती है कि हम कॉस्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉस्ट प्राइस होता है वो अलग तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे आप स्टॉक को वैल्यूड करने के लिए कई मेथड यूज़ करते हो, लीफो है, फीफो है, हीफो है, या एवरेज स्टॉक मेथड है। अब हर मेथड से स्टॉक की वैल्यू जो आएगी या कॉस्ट प्राइस जो आएगा वो डिफरेंट आएगा, तो उससे भी आपके प्रॉफिट क्या कर जाएंगे, इफ़ेक्ट कर जाएंगे, जो आपके ट्रू प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देगा। नेक्स्ट है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, ऐसे खर्चे जो आप पे तो एक पर्टिकुलर ईयर में कर देते हो, यानी इनकर्ड तो एक ही साल में हो जाएंगे, बट इनका बेनिफिट आपको आने वाले कई सालों तक होता है। इनका एग्जांपल क्या होता है, जैसे प्रिमिलरी एक्सपेंसेस है, या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स है, या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हैं। ये सारे हमारे क्या माने जाते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने जाते हैं। अब इनको हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे इनको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या कर दिया जाता है, राइट ऑफ कर दिया जाता है। अब कितने सालों में राइट ऑफ करना है, जितने सालों तक आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि हम आइडिया लगाते हैं कि 5 साल बेनिफिट मिलेगा तो इसका मतलब हम उसको 5 साल में राइट ऑफ करेंगे, बट कई बार उसकी जो लाइफ होती है वो 5 साल से कम रह जाती है या ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो गलत कैलकुलेट हो जाएगा और आपके प्रॉफिट जो होंगे वो ट्रू नहीं होंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटीज़, कि आपको लाइबिलिटीज़ की वैल्यू भी जो है वो सही ढंग से कैलकुलेट करनी है, क्योंकि अगर आपने लाइबिलिटीज़ की सही ढंग से वैल्यू कैलकुलेट नहीं की तो ये भी आपके प्रॉफिट्स को क्या कर देगा, इफ़ेक्ट कर देगा। उसके बाद है अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस। अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है कि ऐसे खर्चे जो आपने पे तो कर दिए हैं बट उनको अभी तक आपने रिकॉर्ड नहीं किया या रिकॉर्ड करना आप भूल गए। तो अगर ऐसे खर्चे हैं जिनको आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो इसका मतलब आपके प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट है एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस में आपने ये बताना है कि कई बार जब हम खर्चों की एंट्री कर रहे होते हैं, एक्सपेंसेस की एंट्री कर रहे होते हैं, तो बेसिक रूल ही हम भूल जाते हैं कि कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, कौन से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। तो अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, दोनों ही केसेस में आपके प्रॉफिट जो हैं वो गलत कैलकुलेट हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएशन ऑफ रिज़र्व। अब इस पॉइंट में आपने ये बताना है कि पहले तो हमें यही सोचना है कि हमें रिज़र्व क्रिएट करने भी हैं या नहीं करने, और अगर करने हैं तो किस लाइबिलिटी के अगेंस्ट करने हैं और कितना अमाउंट से करने हैं। तो ये सारा कुछ जो होता है वो हम एस्टिमेशन के बेस पे ही करते हैं। तो जब एस्टिमेशन के बेस पे हम रिज़र्व क्रिएट करते हैं, एक सर्टन परसेंटेज क्रिएट कर लेते हैं, तो कई बार वो ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं, कई बार कम हो जाते हैं, तो भी प्रॉफिट्स के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स वाला जो पॉइंट है ये आपने उन कंपनीज़ के लिए बताना है जो कंपनीज़ लार्ज स्केल बिजनेस करती हैं, बड़े बड़े डैम्स, शिप्स बनाती हैं, कंस्ट्रक्शन बिजनेस करती हैं, लार्ज बिल्डिंग्स बनाती हैं। ये पॉइंट उन कंपनीज़ के लिए एप्लीकेबल होता है, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो कई बार 1 साल में कंप्लीट
नहीं होते, तो उनके रियल प्रॉफिट कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हर कंप्लीशन के हिसाब से ही आप देखते हो कि उनके कितने प्रॉफिट जो हैं वो रिज़र्व में जाएंगे, वर्क इन प्रोग्रेस में जाएंगे, और कितने प्रॉफिट उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। इनकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं कि अगर वन फो वन थर्ड से काम कम है, या वन फोर्थ से काम कम है, वन हाफ से काम कंप्लीट हुआ है, तो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरीके से प्रॉफिट्स को डील किया जाता है। कुछ पोर्शन जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है, और कुछ पोर्शन को हम वर्क इन प्रोग्रेस मान के अलग से शो करते हैं। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत आती है जब भी आप कैलकुलेशन करना चाहते हो अपने प्रॉफिट्स की। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन जो होता है ना, प्योरली एक्सपीरियंस पे बेस होता है कि पिछले साल हमने इतना टैक्स दिया था, इस साल हम अप्रॉक्सीमेटली इतना टैक्स जो है वो पे कर देंगे। जिनकी इनकम तो फिक्स है वो तो बड़ी आसानी से अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना इंक्रीमेंट होगा, उस बेस पे वो अपना टैक्स क्या होता है आइडिया लगा सकते हैं। बट कंपनी के केस में ना तो सेल फिक्स है, ना ही प्रॉफिट फिक्स होते हैं, तो कंपनी अपना जो टैक्स का प्रोविज़न क्रिएट करती है वो प्योरली और प्योरली एक्सपीरियंस के बेस पे या एस्टिमेशन के बेस पे करती है। और कई बार एक्सपीरियंस या एस्टिमेशन से कैलकुलेट किया गया अमाउंट जो होता है वो बिल्कुल सही नहीं होता। और कई बार हमें ये भी पता है कि जो इनकम टैक्स की रेट्स हैं वो भी फ्लक्चुएट करती रहती हैं, हर साल रेट्स में कुछ ना कुछ चेंज आता है। तो रेट्स में चेंज आने के कारण भी आपका जो प्रोविज़न है कई बार ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, कई बार कम क्रिएट हो जाता है, तो दैट विल आल्सो इफ़ेक्ट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे साथ जब हम रियल प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब जब आप प्रॉफिट सही कैलकुलेट नहीं कर पाओगे तो दो पॉसिबिलिटी बनेंगी कि आपके प्रॉफिट या तो ज़रूरत से ज़्यादा कैलकुलेट हो गए या ज़रूरत से कम कैलकुलेट हो गए। नेक्स्ट जिस टॉपिक में डिस्कस कर लेते हैं इफ़ेक्ट ऑफ रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। रॉन्ग कैलकुलेशन का मतलब कि आपके जो प्रॉफिट हैं वो सही ढंग से कैलकुलेट नहीं किए गए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो प्रॉफिट की ट्रू पिक्चर नहीं दिखा रहा, बैलेंस शीट जो है वो फेयर व्यू नहीं दिखा रही आपकी फाइनेंशियल पोजीशन का। तो जब ये सिचुएशन आएगी तो इसका मतलब आपके प्रॉफिट जो हैं वो सही ढंग से कैलकुलेट नहीं किए। तो मैंने बताया अभी कि जब आप रॉन्ग प्रॉफिट की बात करोगे तो दो पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, या तो प्रॉफिट ज़्यादा कैलकुलेट हो जाएंगे या प्रॉफिट कम कैलकुलेट होंगे। तो पहली कंडीशन कि अगर प्रॉफिट ज़्यादा कैलकुलेट हो जाते हैं तो उस केस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगी, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर आपने प्रॉफिट ज़्यादा कैलकुलेट कर दिए तो उस केस में आप जो प्रॉफिट में से डिविडेंड डिक्लेयर करोगे वो भी क्या करोगे, ज़्यादा डिक्लेयर कर दोगे, जबकि एक्चुअल में आपने उतने प्रॉफिट कमाए नहीं हैं। जब आपने प्रॉफिट नहीं कमाए और फिर भी आप डिविडेंड बांट रहे हो तो इसका मतलब वो प्रॉफिट कहाँ से पे हो रहे हैं, डिविडेंड कहाँ से पे हो रहा है, कैपिटल में से पे हो रहा है। तो जब भी आप ऐसा करते हो कि कैपिटल में से डिविडेंड बांट देते हो तो सेक्शन 66 ऑफ कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सीधी डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है कि वो कभी भी कैपिटल में से प्रॉफिट पे नहीं कर सकते या कैपिटल में से डिविडेंड पे नहीं कर सकते। तो अगर वो डायरेक्टर ऐसा करते हैं तो ये माना जाता है कि उन्होंने इस एक्ट का वायलेशन किया है और उसके लिए उनको पेनल्टी लगाई जा सकती है या सज़ा दी जा सकती है। सेकंड पॉइंट है एक्स्ट्रा पेमेंट ऑफ रेमुनरेशन, कि कई बार अगर आप प्रॉफिट गलत कैलकुलेट कर लोगे तो डायरेक्टर्स को और मैनेजर्स को जो रेमुनरेशन मिलेगा वो भी ज़्यादा मिलेगा, और इससे आपके शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को हार्म पहुंचेगा, नुकसान पहुंचेगा। कैसे ज़्यादा मिलता है आपको पता है कि जो मैनेजरियल रेमुनरेशन होता है वो मैक्सिमम 11% ऑफ नेट प्रॉफिट होता है, कि हम जितना भी रेमुनरेशन पे कर सकते हैं वो प्रॉफिट का 11% हमने अपने मैनेजरियल रेमुनरेशन दे सकते हैं, डायरेक्टर्स वगैरह को रेमुनरेशन दे सकते हैं। तो इसमें आपने ये बताना है कि अगर आपने प्रॉफिट ज़्यादा कैलकुलेट किए हैं तो बट ऑब्वियस है जब आप उसका 11% निकालोगे तो ज़्यादा ही आएगा, तो ज़्यादा आएगा तो इसका मतलब आप उनको एक्सेस में रेमुनरेशन क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है लॉस टू डिबेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स। अब इस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं आपने बताना है कि डिबेंचर होल्डर्स या क्रेडिटर्स जो होते हैं नॉर्मली सिक्योर होते हैं एसेट्स के अगेंस्ट, बट जब आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो शेयर होल्डर्स को आउट ऑफ कैपिटल तो इसका मतलब आप कैपिटल तो उनको पहले वापस कर रहे हो, तो उनकी सिक्योरिटी जो एसेट्स के अगेंस्ट है वो क्या हो जाती है,
कम हो जाती है। आपने लिक्विडेशन का चैप्टर कर लिया होगा, उसमें आपको सीक्वेंस पता होगा कि पहले डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स की पेमेंट होती है, बाद में शेयर होल्डर्स की पेमेंट होती है। बट जब भी आप डिविडेंड कैपिटल में से पे कर रहे हो तो इसका मतलब आप उनकी कैपिटल क्या कर रहे हो, धीरे धीरे करके पहले ही उनको वापस कर रहे हो। तो इसका मतलब जो नुकसान होने के चांसेस हैं वो किन को हो जाएंगे, डिबेंचर होल्डर्स को और क्रेडिटर्स को। नेक्स्ट पॉइंट है अनट्रू बैलेंस शीट। अनट्रू बैलेंस शीट का मतलब क्या है कि अगर आपने प्रॉफिट ज़रूरत से ज़्यादा दिखाए हैं तो आपकी एसेट्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ओवर वैल्यूड हो जाएगी। जो एसेट्स जो हैं वो बुक्स में दिखाई तो जाएंगी बट एक्चुअल में उतने की वो बिकेंगी नहीं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इंसॉल्वेंसी ऑफ कंपनी, कि अगर आप प्रॉफिट ज़्यादा कैलकुलेट करते हो तो कई बार वो इतना हार्मफुल होता है कि अल्टीमेटली आपको अपनी कंपनी ही क्या करनी पड़ती है, बंद करनी पड़ती है। क्योंकि कैपिटल की पेमेंट आप डिविडेंड के रूप में कर करके उसकी जो है उसे इंसॉल्वेंट बना देते हो। जब वो इंसॉल्वेंट हो जाएगी तो बट ऑब्वियस है कि आपको उसको क्या करना पड़ेगा, लिक्विडेट करना पड़ेगा। तो इसमें अगर आपने देखे ना कि कम प्रॉफिट कैलकुलेट करना ज़्यादा दिक्कत की बात है या ज़्यादा प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाए तो दिक्कत की बात ज़्यादा है। तो इसमें ध्यान आपने यही रखना है कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो ज़्यादा हार्मफुल होता है, इससे कंपनी जो है वो बंद भी हो सकती है। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी वाला पॉइंट जो है आपने ध्यान से लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट है इन केस ऑफ अंडर डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट। अब अंडर डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है कि आपने प्रॉफिट जो है वो कम कैलकुलेट कर लिए। वैसे तो हमें सही प्रॉफिट कैलकुलेट करने चाहिए, ज़्यादा प्रॉफिट भी हार्मफुल हैं और कम प्रॉफिट भी हार्मफुल है, बट ज़्यादा प्रॉफिट कैलकुलेट करना ज़्यादा हार्मफुल है एज़ कंपैरिजन टू अंडर डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट। बट दोनों को प्रॉब्लम्स तो हैं ही हैं, इसलिए प्रॉफिट हमेशा कैसे होने चाहिए, एक्चुअल होने चाहिए। जब आप कम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हो तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। फर्स्ट पॉइंट है लेस डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, कि आप अपने शेयर होल्डर्स को कम डिविडेंड बांटोगे। जब आप उनको कम डिविडेंड बांटोगे, एक तो वो आपसे नाराज़ हो जाएंगे क्योंकि हम उनको सफिशेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो अर्न नहीं हो रहे होंगे, और दूसरा आपके शेयर्स की वैल्यू डाउन हो जाएगी, गुडविल डाउन हो जाएगी, और नए लोग भी आपकी कंपनी में पैसा लगाना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। नेक्स्ट है मैनेजरियल रेमुनरेशन। जैसे हम ऊपर बात कर रहे थे कि ज़्यादा प्रॉफिट कैलकुलेट होता है तो ज़्यादा रेमुनरेशन बांटा जाएगा, और यहाँ पे आपने बताना है कि अगर प्रॉफिट कम है तो रेमुनरेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैनेजर या डायरेक्टर्स या जो भी ऑफिसर्स हैं जिनको रेमुनरेशन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के बेस पे मिलता है वो आपसे डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, उनको कम अमाउंट में रेमुनरेशन मिलेगा। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व। अब क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व का मतलब क्या है कि जब आपकी एसेट्स अंडर वैल्यूड होती हैं, जब आप प्रॉफिट कम कैलकुलेट कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी एसेट्स जो होगी वो अंडर वैल्यूड होगी और आपकी लाइबिलिटीज़ जो हैं वो ओवर वैल्यूड हो जाती हैं। तो जब भी ये सिचुएशन आती है तो उससे हमारी कंपनी के अंदर क्या हो जाते हैं, सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो जाते हैं। तो इसमें आपने बताना है कि कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली कोई भी कंपनी जो है वो सीक्रेट रिजर्व क्रिएट नहीं कर सकती। अगर क्रिएट करती है तो उसके लिए डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, और दूसरा कि अगर ये सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो गए तो डायरेक्टर इस पैसे का क्या कर सकते हैं, मिस यूज़ भी कर सकते हैं। तो ऐसे रिज़र्व हमें क्रिएट नहीं करने, यानी अंडर प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करना। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है कंसीलमेंट ऑफ एक्चुअल पोजीशन। कंसीलमेंट ऑफ एक्चुअल पोजीशन में आपने ये बताना है कि कंसीलमेंट का मतलब होता है छुपाना, कि जब आप सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी जो बैलेंस शीट है वो कंपनी की सही पिक्चर नहीं दिखा रही। तो इसका कंक्लूज़न क्या बनता है कि आप एक तरह से अपनी पोजीशन को क्या कर रहे हो, छुपा रहे हो, जो कि कंपनी एक्ट में अलाउड नहीं है। तो अगर आप सारी बातों को ध्यान से देखो तो इसका मतलब यही बनता है कि हमें अपनी कंपनी के प्रॉपरली प्रॉफिट कैलकुलेट करने चाहिए ताकि कोई भी एडवर्स सिचुएशन हमें फेस ना करनी पड़े, ना ही हमारे शेयर होल्डर को कोई नुकसान हो, ना ही हमारे क्रेडिटर्स को कोई नुकसान हो। तो ना तो हमें अंडर प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं, ना ही हमें ओवर प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं। तो प्रॉफिट हमेशा कैसे होने चाहिए, रियल होने चाहिए। कुछ बातें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है जब भी आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो। ये सारे पॉइंट्स बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगे आपको, क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अकाउंट्स आपने पढ़ा हुआ है, तो इसलिए आसानी से क्लियर हो जाएगी कि क्या प्रॉब्लम आती हैं अगर हम
गलत तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहली बात है एप्लीकेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग, कि जब भी हम अकाउंट्स को प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, तो बुक कीपिंग के सिंपल प्रिंसिपल्स हमें क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं और उनको प्रॉपरली क्या करना है, फॉलो करना है। क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं कि जैसे भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, तो जिस पीरियड का इनकम लोगे, करंट ईयर की इनकम लोगे, तो खर्चे भी आपने करंट ईयर के ही लेने हैं। पास्ट ईयर की एक इनकम या फ्यूचर ईयर की इनकम हम जो है वो इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाते होते। दूसरा पॉइंट कि फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स को आपने प्रॉपरली वैल्यूड करना है, कम या ज़्यादा उनकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी। तीसरा पॉइंट कि आपको प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि कौन सी आपकी कैपिटल आइटम्स हैं और कौन सी आपकी रिवेन्यू आइटम्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि रिवेन्यू आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती हैं और कैपिटल आइटम्स जो होती हैं वो बैलेंस शीट में जाती हैं, तो दोनों को डिफ्रेंशिएट आपको प्रॉपरली करना है। उसके अलावा आपको जो भी कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रूल्स लिखे गए हैं, उन सारे रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करना है। ये चेक करना है कि उन रूल्स को, उन प्रोविज़न्स को प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। और लास्ट कि आपको कंपनी एक्ट के प्रोविज़न्स को भी फॉलो करना है। बेसिकली कंपनी एक्ट के अंदर दो बातें आपने स्पेसिफिकली ध्यान में रखनी है कि जो बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है वो पार्ट सेकंड ऑफ शेड्यूल 6 के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, तो बिल्कुल वैसे ही आपने वो अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। प्लस जो डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो प्रॉफिट कैलकुलेट किए जाते हैं, उनकी कैलकुलेशन बिल्कुल सेक्शन 123 के प्रोविज़न्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि हम कैसे अपने प्रॉफिट्स सही कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी टॉपिक्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।